सबसे पहले ईरान की ही बात कर लेते हैं। और ईरान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस समय अमेरिकी मीडिया में यह तैर रहा है कि किसी ह्यूमन सोर्स ने अमेरिका की इंटेलिजेंस को यह सूचना दी थी कि ईरान ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर रहा है, और उसके बाद से ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई भी गई थी। लेकिन सोचिए, बढ़ी हुई सुरक्षा में भी उन पर गोली चल गई। यह कितनी बड़ी बात है। यूएस के सीक्रेट सर्विस ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ही हफ्ते पहले, जब उन्हें यह पता चला कि ईरान इनको मारने की प्लॉटिंग कर रहा है, उन्होंने सुरक्षा बढ़ाई थी। उन्हें कुछ ह्यूमन सोर्सेज से ऐसी जानकारी मिली। और तो और इन पर अभी भी हमले का टेंशन खत्म नहीं हुआ है। यह हमला इनके ऊपर हुआ, ये बच गए। उसके बाद में इनकी पार्टी, रिपब्लिक पार्टी का एक अधिवेशन था जिसमें ये शामिल होने गए थे। उस अधिवेशन के बाहर भी एक व्यक्ति AK-47 के साथ पकड़ा गया, और एक व्यक्ति चाकुओं के साथ दूसरों पर हमला करता पकड़ा गया, जिसको पुलिस ने वही न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब इन पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी सुर्खी निकलकर आई कि अमेरिका में जिस जगह ट्रंप इस कार्यक्रम को मतलब अटेंड कर रहे थे, उसी के बाहर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जिसे बाद में पुलिस ने शॉट आउट कर दिया कि भाई हटाइए, इसको खत्म करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे नाम ईरान का निकल कर आता है। बोले कहीं ना कहीं ईरान ही है जो ट्रंप को मरवाकर सबसे ज्यादा खुश होगा। अब बोले ऐसा क्यों? थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं। वर्ष 2017 में ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनकर पद पर सवार हुए। 17 से 21 तक कार्यकाल रहा। लेकिन इनका 2020 का जो कालखंड था वो ईरान पर कहर बन के बरपा। ऐसा क्यों? इनकी कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके चलते ईरान जो है वो आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा नुकसान में चला गया। ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी बहुत नुकसान हुआ। स्ट्रेटेजिक रूप से भी ईरान को बहुत नुकसान हुआ। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ? असल में हुआ क्या कि ईरान लंबे समय से गुप्त रूप से न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। इसकी भनक अमेरिका को लग गई थी जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे। अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन बनाए। भारत ने भी जब बनाया था तो भारत पर भी सैंक्शंस लगा दिए थे। ईरान चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस बात की जानकारियां निकाल चुकी थी। अमेरिका ने ईरान को समझाया कि आप न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहे हो, इसके स्थान पर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम कर लो, मैं आपके ऊपर से प्रतिबंध हटा दूंगा। ऐसा कह के ओबामा के प्रशासन ने परमानेंट 5 मेंबर्स को यूनाइटेड नेशंस से साथ में लिया, प्लस में जर्मनी को साथ में लेकर P5+1 एक समूह बनाकर ईरान के साथ एग्रीमेंट किया, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्लान ये रखा गया था कि यदि ईरान ये तैयार हो जाए कि अमेरिका और ये सभी राष्ट्र जो न्यूक्लियर वेपन वाले हैं, ये ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से तो रोकें, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध हटा दें और उसके यहां पर ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन के स्थान पर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम पर काम करने दें। एक तरह से ईरान को ओबामा बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिए थे अपने JCPOA एग्रीमेंट के माध्यम से, ताकि ईरान न्यूक्लियर बम ना बना ले। ईरान की इस न्यूक्लियर डील की काफी चर्चा हुई थी। परमानेंट 5 मेंबर में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, EU, ये सब शामिल होकर के इसको रोके कि भाई ईरान वालों न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ। ठीक हो गया साहब। ईरान ने भी कह दिया कि वो अपने यूरेनियम भंडार को 98% तक कम कर देगा, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी परसेंटेज मात्रा 3.67% लिया आएगा। और अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, अगर उसके अधिकारी जाकर कभी ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चेक भी करेंगे तो वो उन्हें चेक करने की परमिशन दे देगा। इन सब बातों पर बात 2015 में सही से बन गई थी। ईरान चालू हो गया था काम करने के लिए। 17 में आते हैं ट्रंप आते ही इस बात से उखड़ जाते हैं कि ये कैसे कर सकते हो, आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो जिस आदमी ने बिना आपके सहयोग के ही न्यूक्लियर वेपन बना लिए हो। अब आप उसको यह कह दिए कि तू 4% के आसपास तो यूरेनियम रख ही सकता है। जो आदमी आपसे बिना पूछे न्यूक्लियर बम बनाने तक पहुंच गया था, वो आपके इस 4% से तो और ज्यादा न्यूक्लियर बम बना लेगा। आप क्या क्या जांचोगे? ये इस बात से खफा हो जाते हैं और ईरान से कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ कोई भी दोस्ती नहीं की जा सकती, और ये पलट के JCPOA एग्रीमेंट जो ईरान के साथ किया गया था उसे रद्द कर देते हैं।
ना केवल रद्द करते हैं और उसको धमकाते हैं कि तू न्यूक्लियर बम बना के दिखा, मैं तुझे न्यूक्लियर बम बनाने ही नहीं दूंगा, और तो और तेरे ऊपर सख्त से सख्त मैं पाबंदियां लगवाऊंगा, जिसे काटसा एग्रीमेंट कहा गया, यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। यदि तुम अमेरिका के खिलाफ काम करते हुए पाए गए तो तुम्हारे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाइयां होंगी। इतने सारे आर्थिक प्रतिबंध इन्होंने ईरान पर डाल दिए। मतलब 17 में पद पर बैठे, 18 में इन्होंने अपनी तरफ से धूमधाम मचा दी, ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की योजना बना ली। 18 में यह काम हुआ। इस तरह से अमेरिका का जो पहली सरकार का जो फैसला था वो ट्रंप ने पलट दिया, और पलटने से ईरान को बहुत सेटबैक पहुंचा। लेकिन यह सारी घटना हो क्यों रही थी? न्यूक्लियर बम को बनाने ना देने के लिए। न्यूक्लियर बम बना कौन रहे थे? तो ईरान के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फकीर जादेह, जो कि ईरानियन साइंटिस्ट थे और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जाने जाते थे, जो ईरान के लिए काम कर रहे थे। और ईरान की एक खुफिया एजेंसी थी जो दुनिया भर में ईरान का सिक्का जमा के रखती थी, जिसका नाम था कुद्स फोर्सेस। उसके लीडर थे सुलेमानी, कासिम सुलेमानी। ये दोनों अमेरिका को पता थे कि अगर ये दोनों लोग जिंदा रहेंगे तो एक अमेरिका के खिलाफ काम करता रहेगा और दूसरा न्यूक्लियर वेपन बनाता रहेगा। ट्रंप ने 2020 की शुरुआत में बगदाद में सुलेमानी को बाहर एयरपोर्ट के ड्रोन अटैक से मरवा दिया, और दूसरी तरफ फकीर जादे को उनकी ही कार के साथ गोलियों से मरवा दिया। यानी कुल मिलाकर ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए और अमेरिका के खिलाफ कुछ भी ना कर पाए। ये दोनों ही काम ट्रंप के शासन ने अपने कार्यकाल में कर दिए, यानी इतनी सख्ती इन्होंने ईरान पर रखी। इस बात से ईरान भड़क गया, ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। हालत यह हो गई कि इन्होंने कहा कि अब हम ट्रंप को सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसा किया है। ईरान ने बकायदा ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि यदि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो हम इसे गिरफ्तार करेंगे और सजा देंगे। हद यह तक हो गई कि ईरान के अंदर सुर्खियों में ऐसे वीडियो तैरने लगे जहां पर ईरान के जो समर्थक हैं वो ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि हम कैसे ट्रंप को मारेंगे। वर्ष 2022 में एक वीडियो जारी किया जाता है। उस 22 में जब तक ट्रंप सत्ता से हट चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप तो असली गुनहगार था फकीर जादे और सुलेमानी का। तो प्लान किया गया कि ट्रंप अब उसके पास इतनी सुरक्षा बोले नहीं है, तो हम अपनी तरफ से गुप्त रूप से एक ड्रोन भेजेंगे। वो वहां जाएगा और वो अपने रेजिडेंस में जहां गोल्फ खेल रहा होगा, अपने रिसोर्ट में जहां रुका होगा, वहां पर हमारे द्वारा ड्रोन भेजा जाएगा। वो जाकर के ट्रंप को असैसिनेट करेगा। ईरान की जो भी हैकर्स एजेंसीज हैं उनके द्वारा प्रॉपर तरीके से ट्रंप को हम कैसे मारेंगे, इसकी प्लानिंग का एक वीडियो जारी किया गया कि आने वाले दिनों में हम ट्रंप से बदला जरूर लेंगे। हालांकि इसके बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसीज काफी सतर्क हुई कि ट्रंप पर कहीं हमला ना हो जाए। याद रखने की बात यह है कि 21 के बाद जब ट्रंप पद से हट गए थे उसके बाद यह वीडियो जारी किया गया था। इसका मतलब यह है कि वो कालखंड अभी भी चल ही रहा है। आप 24 में हैं, ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति नहीं है। ऐसी स्थिति में 22 वाली वो जो धमकी है वो 24 पर भी लागू होती है। और ऐसे समय पर जब ट्रंप पर ऐसी गोली चली हो जिसके चलते मात्र वो बाल बाल बचे हों, तो ये निश्चित ही एक बड़ी चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में ईरान का ये क्लेम और उस क्लेम को पुष्ट करती हुई वो घटना जिसमें हाल ही में राइसी की मौत होती है, उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर सवाल उठते हैं कि यह भी अमेरिका और इजराइल की संयुक्त नीति हो सकती है। हालांकि इजराइल ने मना किया कि राइसी को मराने में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप फिर से इस मोर्चे पर लाइमलाइट में है। कहा जा रहा है कि ट्रंप को मारने में हो सकता है ईरान ने पूरे प्रयास किए हों। हालांकि ईरान की तरफ से बिल्कुल वैसे ही मना आ गया है जैसे राइसी की मौत पर इजराइल की तरफ से मना आया था कि हमने नहीं मारा। ऐसे ही ईरान की तरफ से ट्रंप के अटैक पर जवाब आ गया है, हमने नहीं मारा। कहने का मतलब यह है कि अब हमले होकर के जिम्मेदारी लेने से भी लोग बच रहे हैं। तो क्या ट्रंप सुलेमानी की सजा पाएंगे या नहीं, ये चुनाव प्रचारों में जिस तरह की घटनाएं दिख रही हैं उससे लोग ईरान की सुर्खियों को चर्चा में लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में